हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो के पिछले भाग में हम लोग उत्तल लेंसों द्वारा अपवर्तन की 6 स्थितियों को सीख चुके थे। अब हम अवतल लेंस द्वारा अपवर्तन की स्थितियों को देखते हैं कि किस प्रकार उसमें प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। आज हम टेबल के माध्यम से ना देखते हुए सीधे चित्र के माध्यम से समझते हैं, और आपकी बुक में जो तालिका बनी हुई है इसके लिए, उसको आप लोग स्वयं से एग्जामिन करें, स्वयं से देखें कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो आप जब आज पढ़ाई करें तो अपनी किताब अपने साथ में रखें जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं उस समय खास तौर पर। चलिए देखते हैं। ये दोनों ही अवतल लेंस की दो स्थितियों को प्रदर्शित करने के लिए दो चित्र पहले से ही बना दिए गए हैं। हम अब स्थितियों की विवेचना कर लेते हैं। अवतल लेंस में उत्तल दर्पण की तरह सिर्फ और सिर्फ दो स्थितियां होती है। प्रथम स्थिति में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है या बिंब को अनंत पर रखा जाता है। द्वितीय स्थिति में उसको अनंत से प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं पर भी रखा जा सकता है। यदि मैं बात कर लूँ स्थिति नंबर 1 की, तो यहाँ पर जो वस्तु की या बिंब की स्थिति है वह अनंत पर है। अब चूंकि वस्तु अनंत पर है तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें निश्चित रूप से मुख्य अक्ष के समांतर ही आपतित होंगी, और चूंकि यह एक अपसारी लेंस है, यह अपने ऊपर आने वाली प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है, इसलिए अपनी स्वभावगत विशेषता के चलते यह प्रकाश किरणों को दोनों ओर इस प्रकार अपसरित कर देगा, यानी कि प्रकाश किरणें फैल जाएंगी। तो चूंकि दाईं ओर ये प्रकाश किरणों की दूरियां बढ़ रही है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, इसलिए हम दाईं ओर लेंस के दाईं ओर प्रतिबिंब मिलने की संभावना हमारी खत्म हो जाती है। हम उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हमको इस तरह प्रतिबिंब मिल सकेगा। तो हम इन्हें आभासी रूप में जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये हमें फोकस पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए दिखाई देती हैं। इस प्रकार वह बिंब जो अनंत पर स्थित है उसका हमें एक बिंदु आकार का प्रतिबिंब जो कि आभासी है वो फोकस F1 पर प्राप्त होता है। यदि अब मैं ये अपना कंप्लीट हो गया, प्रतिबिंब हमारा निर्मित हो चुका है। अब यदि मैं उस तालिका के आधार पर आपको इस स्थिति को प्रदर्शित करूं, समझाऊं, तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु की स्थिति है अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति है फोकस F1 पर, प्रतिबिंब का आकार है बिंदु आकार का अत्यंत छोटा, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, चूँकि आप ये जानते हैं कि लेंस में बाईं ओर बनने वाले प्रतिबिंब आभासी एवं सीधे होते हैं, इसलिए यहाँ पर इस स्थिति में फोकस F1 पर बना हुआ प्रतिबिंब चूंकि बाईं ओर बना हुआ है, इसलिए वह आभासी एवं सीधा होगा। यहाँ हमें सीधा तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो बिंदु आकार का प्रतिबिंब है, पर अगली परिस्थिति में हम अगली स्थिति को जब हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है। अगर मैं बात कर लूँ द्वितीय स्थिति की, तो यहाँ पर हम बिंब को कहीं पर भी स्थापित कर सकते हैं, प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पर भी। तो हम यहाँ पर वस्तु को कहीं पर भी स्थापित कर सकते हैं, इसलिए मैं उसको यहाँ पर सिचुएटेड कर देता हूँ। क्योंकि यह मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित एक बिंब या वस्तु है, इसलिए हम इसमें जो मुख्य अक्ष है उसके ऊपर इसको स्थापित कर सकते हैं। आप ये जानते हैं कि मुख्य जो हमारा बिंब है उसके बिंदु A से सदैव प्रथम प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ही आपतित होती है, और समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण सदैव अपसरित हो जाती है, यानी कि इस दिशा में निकल जाती है। तो ये जो अपसरित होने वाली प्रकाश किरण है, मैं इसकी दिशा थोड़ी सुधार देता हूँ। ये अपसरित होने वाली जो प्रकाश किरण है ये उस तरफ निकल गई। दूसरी प्रकाश किरण को हम उत्तल लेंस की भांति प्रकाशिक केंद्र पर आपतित करवाते हैं। आप ये जानते हैं कि बिना विचलन के यह प्रकाश किरण सीधी निकल जाने वाली है। इस प्रकार यह प्रकाश किरण दोनों निकल जाती हैं। दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर भी फैल रही हैं दाईं ओर, और हमको प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम जब इन्हें आभासी रूप में पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो जैसे इस वाली प्रकाश किरण को अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो आपको पता है ये फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी, और ये वाली प्रकाश किरण अपनी उसी दिशा में जब पीछे की ओर बढ़ाई जाती है तो दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यह बिंदु बिंदु A का प्रतिबिंब है, इसलिए इसका नाम हम A डैश रख देते हैं। यहाँ से हम एक लंब आरोपित करते हैं मुख्य अक्ष पर, जिससे हमें B डैश मिलता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ जो फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में मिला। यदि तालिका के आधार पर देखें तो हम सभी चीज़ों की स्पष्ट विवेचना कर सकते हैं। सबसे पहले यदि मैं वस्तु की स्थिति की बात करूं तो वस्तु की स्थिति है अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं पर भी। प्रतिबिंब की स्थिति की मैं बात करूं तो वह सदैव F1 और O यानी कि मुख्य फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के मध्य लेंस के सामने यानी कि बाईं ओर बनता है। प्रतिबिंब के अगर यह आकार की बात की जाए तो वह वस्तु से छोटा बनता है, और यदि प्रतिबिंब की प्रकृति की बात की जाए तो वह आभासी एवं सीधा बनता है, क्योंकि लेंस में बाईं ओर बनने वाले प्रतिबिंब आभासी तथा सीधे होते हैं। तो यह प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा है। इस प्रकार हमने अवतल लेंस के भी दोनों प्रकारों को, दोनों स्थितियों को समझ लिया है। अब हम बात कर लेते हैं चिन्ह परिपाटी की। लेंसों में भी निश्चित रूप से दर्पणों की तरह चिन्ह परिपाटी होनी चाहिए। तो जरा अब हम देखते हैं चिन्ह परिपाटी। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं चिन्ह परिपाटी की। लेंसों में चिन्ह परिपाटी किस प्रकार की होती है, तो सबसे पहले ये स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए
कि दोनों ही जो लेंस होते हैं और दर्पण होते हैं उनमें चिन्ह जो परिपाटी होती है वो बिल्कुल एक ही समान होती है। लेंसों में भी बाईं ओर की समस्त दूरियां, यानी कि यदि हम बाईं ओर जाएं तो वहाँ की समस्त दूरियां ऋणात्मक ही होती हैं, दाईं ओर की समस्त दूरियां सदैव धनात्मक ही होती हैं, चाहे कोई सी भी लेंस हो, चाहे कोई सा भी दर्पण हो। इसी प्रकार हमें ऊपर की तरफ जाने वाली समस्त ऊंचाइयों को हमको धनात्मक ही लेना है, जबकि नीचे की तरफ चाहे वो दाईं ओर हो चाहे बाईं ओर हो, हमें जो नीचे वाली ऊंचाइयां मिलेगी, जैसे कई बार हमको प्रतिबिंब की ऊंचाई मिलती है नीचे की तरफ, तो उसका मान ऋणात्मक ही होता है। जो नई बात है वो आपको इसमें ध्यान रखनी है कि चूंकि इसमें फोकस और वक्रता केंद्र दोनों ओर होते हैं, तो चूंकि दर्पण में तो हमें काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का कुछ शेप या आकार इस प्रकार का होता है और उसमें वक्रता केंद्र दाईं ओर होता है, इसलिए हम फोकस दूरी और वक्रता केंद्र को दाईं ओर होने के कारण उनकी दूरियों को धनात्मक लेते हैं, जबकि अवतल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र बाईं ओर होता है, इसलिए उनकी दूरियों को, यानी कि फोकस दूरी और वक्रता केंद्र किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता केंद्र को हम माइनस में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमें स्पष्ट नजर आता है कि कौन सी चीज़ किस तरफ है। अब चूंकि इसमें तो दोनों तरफ फोकस होते हैं, दोनों तरफ वक्रता केंद्र होते हैं, तो इनकी फोकस दूरी और वक्रता केंद्र की चिन्ह क्या लेने हैं, ये इस चिन्ह परिपाटी में हमें समझ लेना चाहिए। तो आप लोग सिंपल सी बात याद रखिएगा, मुझे ये सोचने दीजिए या आप ये बताइए कि जो उत्तल दर्पण होता है, सीधी सी बात है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का जो मान होता है या जो चिन्ह होता है वो धनात्मक होता है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का मान ऋणात्मक होता है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंस में भी यही परिपाटी फॉलो की जाती है, यही परिपाटी मान्य है, यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक रहेगी और अवतल लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक रहेगी। यानी कि अब आप एक सीधी सी बात याद रख सकते हैं कि उत्तल मतलब धनात्मक और अवतल मतलब ऋणात्मक, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, दोनों में चिन्ह परिपाटी एक ही समान होती है। तो ये थी हमारी चिन्ह परिपाटी। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे अगले विषय का अगले टॉपिक का नाम है लेंस सूत्र तथा आवर्धन। जो लेंस सूत्र होता है वह दर्पण सूत्र की तरह ही होता है, लेकिन एक चिन्ह का अंतर होता है। जहाँ दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v धन 1/u होता था, वहीं लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। यहाँ पर u, v और f वही हैं जो दर्पण के मामले में हम बोलते थे। f फोकस दूरी, u वस्तु की दूरी और v प्रतिबिंब की दूरी होते हैं। इसी प्रकार यदि मैं आवर्धन का मान ज्ञात करूं तो m से हम उसे प्रदर्शित करते हैं। उसका मूल सूत्र तो दर्पण की ही तरह है, यानी कि h'/h, किंतु यहाँ पर h' क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h क्या है, वस्तु अथवा बिंब की ऊंचाई। तो यदि हमें दोनों की ऊंचाइयां प्राप्त हो तो हम h'/h करके आवर्धन का मान प्राप्त कर सकते हैं, किंतु यदि हमारे पास h' तथा h का मान ना हो तो हम यहाँ पर आवर्धन का एक और सूत्र बना सकते हैं, एक और मान निकाल सकते हैं, वो होता है +v/u। जहाँ एक और दर्पण में यही सूत्र -v/u हुआ करता था, वहीं पर यहाँ पर ये +v/u होता है, जहाँ पर v होता है प्रतिबिंब की दूरी और u होता है वस्तु की दूरी। तो यदि हमें दोनों की दूरियां प्राप्त हो तो भी हम आवर्धन का मान प्राप्त कर सकते हैं, और यदि हमें दोनों की ऊंचाइयां प्राप्त हो तो भी हम आवर्धन का मान प्राप्त कर सकते हैं। इस आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि m का सूत्र h'/h बराबर होता है v/u के। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यदि हम लेंस सूत्र और आवर्धन का मान सीख गए हैं, यहाँ पर आवर्धन के जो तथ्य होते हैं, आप लोग सबसे पहले हम अगला उदाहरण देख लेते हैं। उस आंकिक प्रश्न में हम आवर्धन के आधार पर जो तथ्य निकल करके आते हैं या जो निष्कर्ष निकल करके आते हैं उनकी भी हम विवेचना कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं उदाहरण अगला वाला जो लेंसों पर आधारित है या लेंस सूत्र पर आधारित है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं भगवान। तो उदाहरण 10.3 जो है बच्चों, उसमें हम लोगों को कुछ मान दिए गए हैं। ये कहा गया है कि एक अवतल लेंस है जिससे एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि एक बिंब की दूरी का मान 15 सेंटीमीटर है। हमने उससे ऋणात्मक 15 सेंटीमीटर लिया है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो वस्तु होती है वो बाईं ओर होती है और बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक ली जाती है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। इसी प्रकार जो प्रतिबिंब की दूरी है वो -10 सेंटीमीटर है, क्योंकि प्रतिबिंब जो है अवतल लेंस के मामले में प्रतिबिंब सदैव बाईं ओर बनता है और उसकी दूरी ऋणात्मक ली जाती है। बात कर लें वस्तु की दूरी की, तो ये हमको पता करनी है और आवर्धन हमें पता करना है। सबसे पहले हम लगाते हैं यहाँ पर लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र से हम ये कह सकते हैं कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जिनके मान हमारे पास उपलब्ध है उनके मान हम यहाँ पर रखते हैं।
1/-15 बराबर 1/-10 माइनस 1/u। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर 3 तरह का पक्षांतरण कर रहे हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं करूँगा यहाँ पर ये पक्षांतरण। सबसे पहले देखिए, माइनस के 1/u को मैं LHS में लाऊंगा तो वो 1/u प्लस का हो जाएगा। उस तरफ 1/10 माइनस का है, 1/10 किसका है, माइनस का। यदि मैं इस तरफ से माइनस का 1/15 उस तरफ पक्षांतरित करता हूँ तो वो प्लस का हो जाता है। तो मैं पहले उसे लिख देता हूँ और फिर माइनस के 1/10 को बाद में लिख देता हूँ। क्या मेरी सारी बातें आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो अब अपन 15 और 10 का लघुत्तम लेंगे। 15 और 10 का लघुत्तम भी कितना आएगा, सॉरी 30। 15 और 10 का लघुत्तम कितना आएगा, 30, क्योंकि 15 दूना 30 और 10 तिया 30। लघुत्तम का मतलब वह छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए दोनों अंकों से, दिए गए दोनों नंबरों से विभाजित हो जाता हो। तो 15 से 30 भी हो जाता है, और मतलब 15 से भी 30 हो जाता है और 10 से भी 30 हो जाता है विभाजित। 15 दूना 30 है तो 2 एकम 2 और 10 तिया 30 है तो 3 एकम 3। इसको और अगर अपन ने हल किया तो माइनस के 3 में से धन का 2 जाएगा तो माइनस 1/30 1/u का मान है। यदि मैं इसका व्युत्क्रम कर देता हूँ तो मुझे u का जो मान प्राप्त होता है वो मिलता है -30 सेंटीमीटर। अब सीधी सी बात है कि बिंब की दूरी जो ऋणात्मक आ रही है वो इस बात को प्रदर्शित करती है कि बिंब बाईं ओर बना है। यदि यह गलती से भी धनात्मक आ जाए तो आपने कहीं ना कहीं चिन्ह परिपाटी या फिर हल करने में गलती कर दी है। चलिए, हमने वस्तु की दूरी निकाल ली है, बिंब की दूरी निकाल ली है जो हमें प्राप्त करनी थी। इसके अतिरिक्त हमें आवर्धन भी प्राप्त करना था। तो चलिए अब हम आवर्धन का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ बात कर लेता हूँ मैं आवर्धन की। तो जरा देखिए आप लोग, आवर्धन का मुख्य सूत्र जो होता है वो तो होता है H'/H, किंतु हमारे पास ये मान अभी है ही नहीं, ना तो H' का मान है ना H का मान है। तो हम यहाँ पर जो मान रखते हैं वो रखते हैं V/u। हमारे पास V का जो मान है वो हमें प्रश्न में दिया हुआ था -10/u का मान हमारे पास -30 है। माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 हम कैंसिल कर देते हैं। 1/3 को यदि हम हल करते हैं तो हमें 0.33 प्राप्त होता है, वो भी किसका, धन का। तो चूंकि ये जो 0.33 है यह m का मान है 0.33, जो कि प्लस का आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। तो इससे क्या क्या निष्कर्ष निकले, निष्कर्ष आप लोग को स्वयं लिखना होगा। मैं आपको बोल करके बता देता हूँ कि क्या क्या निष्कर्ष आप इससे निकाल सकते हैं आवर्धन के इस मान से। सबसे पहले उन्होंने हमसे पूछा था वस्तु की दूरी कितनी आई, तो वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बाईं ओर स्थित है। ये वस्तु की दूरी को आपको लिखना है। आवर्धन के निष्कर्ष से हमें क्या क्या पता चला, आवर्धन के निष्कर्ष से हमें यह पता चला कि प्रतिबिंब वस्तु से 0.33 गुना छोटा, मैंने आपको बताया आवर्धन को इस प्रकार लिखा जाता है। तो प्रतिबिंब वस्तु से 0.33 गुना छोटा, आभासी एवं सीधा है। आभासी एवं सीधा इस कारण से पता चला क्योंकि आवर्धन का मान हमें धनात्मक मिल रहा है, और जब भी आवर्धन धनात्मक होता है तो उसका जो मान होता है वो हमेशा मतलब वो जो प्रतिबिंब होता है वह सदैव आभासी एवं सीधा होता है, और यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक आता तो वह वास्तविक एवं उल्टा हो जाता। तो यह हमारा निष्कर्ष है। प्रतिबिंब के आकार की हमें कोई बात नहीं करनी, यदि हमसे आकार की बात करें भी तो हमने बता दिया है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना हुआ है। तो ये सारे निष्कर्ष आपको अपने उत्तर में लिखने हैं, अंतिम उत्तर में, और ये आवश्यक भी है। आप 10.4 उदाहरण को स्वयं से प्रयास करेंगे। यदि वह आपसे हल ना हो तो आप कमेंट में या फिर ग्रुप में मुझे पूछ सकते हैं। यदि आप पूछेंगे तो मैं उसे अगले वीडियो में शामिल कर दूंगा। बहरहाल हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है लेंस क्षमता या लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, सबसे पहले हम लेंस की क्षमता को जनरली समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन उसकी परिभाषा पर आएंगे। मैं अगर आपको एक उदाहरण के रूप में बताऊं तो एक उत्तल लेंस जो होता है वह अपने ऊपर आने वाले समांतरित प्रकाश किरणों को फोकस की तरफ मोड़ देता है। यदि फोकस यहाँ पर है तो वो उसको इस कोण पर मोड़ देगा, ठीक है ना। या अगर वैसे तो ये वाला कोण ना मानते हुए हम इसको, अगर ये लेंस ना होता तो प्रकाश किरण ऐसे सीधे निकल जाती, अगर ये लेंस नहीं होता तो ये प्रकाश किरण सीधे निकल जाती। तो उस अवस्था में हम ये वाला कोण लेते हैं कि इस लेंस ने इस प्रकाश किरण को इस कोण पर घुमा दिया या मोड़ दिया, ठीक है ना, या फोकसित कर दिया। यदि किसी अन्य प्रकाश किरण को मैं यहीं पर इसी दिशा में आपतित करवाऊं और कोई दूसरी उत्तल लेंस उसको और भी अधिक मोड़ दे, यानी कि यहाँ और अधिक बड़े कोण पर उसको मोड़ दिया गया है, तो ये इस लेंस की क्षमता ही तो है कि ये अपने ऊपर आने वाली प्रकाश किरणों को अधिक से अधिक एंगल पर, अधिक से अधिक कोण पर घुमा देती है, मोड़ देती है। आई ना बात समझ में। जैसे अगर मैं एक लोहे का सरिया लूँ,
मेरे अंदर अत्यधिक क्षमता है तो मैं उसको आसानी से मोड़ दूंगा। अगर मेरी क्षमताएं कम हैं, मेरे अंदर बल कम है, तो मैं उसको उतना अधिक नहीं मोड़ पाऊंगा। तो जैसे हम अपने बल, अपनी क्षमताओं की बात करते हैं, वैसे ही एक लेंस की क्षमता का अर्थ क्या होता है कि वह अपने ऊपर आने वाली प्रकाश किरणों को कितने अधिक कोण पर घुमा सकती है, कितने अधिक कोण पर मोड़ सकती है, इसी को उसकी क्षमता कहा जाता है। यदि हम इसे परिभाषित करें तो इसी विशेषता को अभिसरित या अपसरित करना बोलते हैं। तो क्योंकि इसी पर वो अपसरित होगी तो यहीं पर वो एक बिंदु पर एकत्रित होंगी। तो अगर हम परिभाषित करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की मात्रा, कि वो कितना अधिक या कितना कम मात्रा मतलब कितना अधिक या कितना कम उसे अभिसरित कर पाई, उसी को हम उसकी क्षमता बोलते हैं। इसे हम लेटर पी अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सूत्र होता है लेंस क्षमता का, वह होता है P बराबर 1/f, यानी कि जो लेंस क्षमता होती है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। तो यदि मैं इसे एक और प्रकार से परिभाषित करना चाहूँ सूत्र के आधार पर, तो मैं ये परिभाषा दे सकता हूँ इसकी कि किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। लेकिन जब आप ऐसा लिखेंगे फोकस दूरी का, तो आप फोकस दूरी का के बाद में ब्रैकेट के अंदर मीटर में जरूर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर फोकस दूरी मीटर में होना आवश्यक है, यह आप हमेशा ध्यान रखना। तो यदि मैं फोकस दूरी को मीटर में ले रहा हूँ तो निश्चित रूप से लेंस की क्षमता का भी कोई मात्रक होता होगा। बिल्कुल, इसका मात्रक होता है डायोप्टर, इसे लेटर डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो लेंस क्षमता को लेटर डी से या डायोप्टर से प्रदर्शित करते हैं। यदि मैं एक डायोप्टर लेंस क्षमता को परिभाषित करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसी लेंस की लेंस क्षमता एक डायोप्टर तब होती है जब उसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। आपकी किताब में ये परिभाषा स्पष्ट रूप से बता रखी है। तो चलिए बात कर लेते हैं एक डायोप्टर लेंस क्षमता को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो एक डायोप्टर किसी लेंस की वह क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, और यहाँ आप ध्यान से देखें तो 1 मीटर का इन्वर्स लिखा है, यानी कि उसकी घात -1 लिखी है। इसका अर्थ क्या हुआ, तो मैं इसका अर्थ आपको यहाँ साइड में समझाता हूँ। चूंकि लेंस क्षमता P का सूत्र 1/f होता है, यदि f यानी कि फोकस दूरी 1 मीटर है तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप 1/1 कर रहे हो, या यूँ बोलूँ कि 1/1 मीटर कर रहे हो। अब यदि ये 1 मीटर का व्युत्क्रम करेंगे तो आप जानते हो कि ऊपर आता है, अगर पलट देते हैं तो जो घात होती है वो ऋणात्मक हो जाती है। तो इसी कारण से यह हो जाएगा 1 मीटर की घात -1। तो यह जो लेंस क्षमता होती है, एक डायोप्टर लेंस क्षमता, उसको हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग लेंसों की लेंस क्षमताएं अलग अलग होती है। जो ऑप्टिशियन होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी को चश्मा लगता है तो आपने देखा होगा कि ऑप्टिशियन अलग अलग तरीके की एक फ्रेम पहले आपको लगाते हैं और उसमें अलग अलग तरह की लेंस इंसर्ट करके और चेकिंग करते हैं कि आपका नंबर क्या है। तो बच्चों, जो नंबर की अपन बात करते हैं ना, वो नंबर वास्तविकता में लेंस की क्षमता ही है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि किसी व्यक्ति के चश्मे का नंबर -0.5 है, क्योंकि मेरे चश्मे का नंबर -0.5 ही है, हालांकि मैं लगाता नहीं हूँ, तो -0.5 का मतलब होता है कि मेरे चश्मे में लगी हुई लेंस की क्षमता -0.5 है। वो लेंस की क्षमता ही होती है, जो चश्मे का नंबर होता है वो चश्मे की लेंस की क्षमता ही होती है। चश्मे में लेंस लगती है, तो चश्मे में 2 प्रकार की लेंस लगती है। हालांकि इसकी जो अधिक जानकारी है वो आपको मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार में मिलेगी। सीधी सी बात यह है यहाँ पर कि लेंस क्षमता उसी को बोलते हैं जो चश्मे का नंबर होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो मेरा चश्मे का नंबर 0.5 है या -0.5 है, तो इसमें माइनस चिन्ह किस बात को प्रदर्शित करता है कि मेरे चश्मे की जो लेंस है वो अवतल लेंस है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो आप इस सूत्र से देखो, यदि फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तो क्षमता का मान भी कैसा आएगा, ऋणात्मक, और यदि फोकस दूरी धनात्मक होगी तो क्षमता का मान भी कैसा आएगा, धनात्मक। तो सीधी सी बात है कि यदि आपको ज्ञात हो कि लेंस क्षमता कैसी है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी लेंस की लेंस क्षमता होगी। यदि लेंस क्षमता ऋणात्मक आती है तो निश्चित रूप से वह लेंस अवतल लेंस है, और यदि लेंस क्षमता धनात्मक आती है तो निश्चित रूप से वह लेंस उत्तल लेंस है। आइए आपको बात समझ में। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा था कि मेरे लेंस की क्षमता -0.5 है, तो मेरे चश्मे में लगा हुआ लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। सीधी सी बात है। तो आप इस प्रकार से, अब यहाँ पर देखिए, यदि हमें फोकस दूरी का मान ज्ञात हो तब तो हम लेंस क्षमता निकाल ही सकते हैं, लेकिन यदि हमें लेंस की क्षमता उपलब्ध हो तो हम फोकस दूरी का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो और इसमें एक चीज़ और भी जोड़ देना चाहता हूँ, आपकी बुक में आखिरी जो टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर
कि कुछ जो ऑप्टिशियंस होते हैं वो किस प्रकार आपके चश्मे का नंबर प्राप्त करते हैं, तो वो अलग अलग तरह की फ्रेम का संयोजन कर लेते हैं। यदि जैसे कि एक फ्रेम लगाने पर, एक लेंस लगाने पर फ्रेम के अंदर आपको कम स्पष्ट दिख रहा है और उसमें कुछ डायोप्टर की लेंस और लगा देने पर आपको स्पष्ट दिखता है, तो वह उन दोनों का बीजगणितीय योग कर लेता है। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया उस आधार पर मान लो कि आपको प्रथम जो लेंस लगाई वो 2 डायोप्टर की थी, जिससे आपको कम स्पष्ट दिख रहा था, दिख तो रहा था स्पष्ट लेकिन थोड़ा कम। उसमें उसने ऑप्टिशियन ने 0.5 डायोप्टर की एक लेंस और लगा दी, आपको स्पष्ट दिखने लग गया। तो ये लेंसों का संयोजन है, कुल मिलाकर के आपके चश्मे का नंबर 2.5 डायोप्टर बनने वाला है और आपको 2.5 डायोप्टर की एक ही लेंस वाला वह चश्मा बना करके कुछ समय में आपको उपलब्ध करवा देता है। फिर जब आप उस चश्मे को लगा करके चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो यह लेंस की क्षमता होती है। मूल रूप से यह लाइट बेंडिंग एबिलिटी होती है, यानी कि प्रकाश की किरणों को कितना अधिक बैंड कर दिया, कितना अधिक घुमा दिया, इसको हम लेंस की क्षमता बोलते हैं। उम्मीद है आपको लेंस की क्षमता भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि उत्तल और अवतल लेंस की लेंस क्षमताएं किस आधार पर हम पता करते हैं, धनात्मक है कि ऋणात्मक होती है। इस प्रकार हमारा जो चैप्टर है उसके टॉपिक्स जो है वो तो खत्म होते हैं। जो कुछ प्रश्न हमारे चैप्टर में बचे हुए हैं इस टॉपिक के बाद में हम उन प्रश्नों को अभी हल कर लेते हैं। उसके बाद में जो हमारे मुख्य प्रश्नावली है, मुख्य अभ्यास है हमारे इस चैप्टर का, उसको हम इसके बाद देखते हैं। तो चलिए कुछ प्रश्नों की विवेचना कर लेते हैं। सर्वप्रथम जो सबसे पहला प्रश्न है वह है कि किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। थोड़ी देर पहले मैंने इसी वीडियो में एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित किया था। अगर आपको वह ध्यान ना भी रहे तो आप लोग अपनी किताब के अंदर डार्क लेटर में लिखी हुई एक डायोप्टर लेंस की क्षमता को परिभाषित कर सकते हैं, वहाँ से आप उस परिभाषा को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, यानी कि एक लेंस है वह किसी वस्तु का प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बना रहा है। यह सुई, एक वस्तु जो है वो सुई है, यह सुई लेंस के सामने कहाँ रखी है, यानी कि इस सुई की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी हमें पता करनी है। आगे दिया गया है कि यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का हो, यानी कि प्रतिबिंब और वस्तु का आकार बराबर है। आप सोच लीजिए कौन सी मतलब परिस्थिति होती है जिसमें ऐसा होता है, जिस साइज का बिंब है यानी कि बिंब जिस आकार का है उसी आकार का प्रतिबिंब बना हुआ है, और लेंस की क्षमता भी आपको ज्ञात करनी है। यानी कि हमें ले देकर सिर्फ एक मान दिया गया है प्रतिबिंब की दूरी, उसके अलावा हमें कोई भी मान नहीं ज्ञात दिया हुआ है। तो चलिए अब हम इसको हल कर लेते हैं। चलिए बच्चों, जो प्रश्न नंबर दूसरा है उसको अब हम हल कर लेते हैं। हमें वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है। हमें ये कहा जा रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी 50 सेंटीमीटर पर है। आप ये जानते हैं कि वह उत्तल लेंस की तीसरी स्थिति होती है जिसमें हम वस्तु को 2f1 पर स्थापित करते हैं, तत्पश्चात प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है और सिर्फ इसी स्थिति में प्रतिबिंब और वस्तु का आकार बराबर होता है, जैसा कि हमें प्रश्न में विदित है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो हमसे ये पूछा गया है कि वस्तु की दूरी वस्तु कितनी दूरी पर स्थापित है और हमसे लेंस की क्षमता भी पूछी गई है। तो निश्चित रूप से जो वस्तु की दूरी होगी वह भी कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर। लेकिन यदि हम उसके चिन्ह परिपाटी के आधार पर चिन्ह लगाएं तो वो कैसा होगा, ऋणात्मक, यानी कि वस्तु लेंस के सम्मुख बाईं ओर 50 सेंटीमीटर दूरी पर होगी, क्योंकि तभी तो वस्तु और प्रतिबिंब का आकार बराबर हो पाएगा। बात कर लेता हूँ यदि इसकी लेंस क्षमता की, तो लेंस क्षमता वैसे तो आप जानते ही हैं कि लेंस क्षमता किससे निकलती है, P बराबर 1/f से। फिलहाल अगर देखा जाए तो मेरे पास f का मान उपलब्ध नहीं है, f मतलब कि फोकस दूरी। अब f फोकस दूरी हम कैसे प्राप्त करें, तो थोड़ी देर के लिए मैं सूत्र को मिटा देता हूं। मैं सबसे पहले फोकस दूरी प्राप्त करता हूं। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब जो है उसकी जो अगर मैं स्थिति की बात करूं तो प्रतिबिंब बना है 2f2 पर। प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, 2f2 पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर। और वक्रता केंद्र की दूरी उस आधार पर जो r का मान होगा या 2f का मान होगा, यानी कि फोकस दूरी के दुगने का जो मान होगा वो 50 सेंटीमीटर होगा। और हाँ, फोकस दूरी चूंकि जो लेंस है वो उत्तल है, इसलिए हमें फोकस दूरी धनात्मक ही मिलेगी। तो यदि मैं इससे फोकस दूरी निकालूं तो 50/2 यानी कि 25 सेंटीमीटर होगी। यदि मैं इस 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना चाहता हूं, क्योंकि मुझे फोकस दूरी मीटर में चाहिए, तो मैं इसमें 100 से भाग लगा देता हूं, ठीक है ना। 100 से भाग लगाता हूं तो मुझे 25 एकम 25, 25 चौक 100 यानी कि 1/4, और 1/4 का मतलब 0.25 होता है। तो मुझे 0.25 मीटर में फोकस दूरी प्राप्त हो जाती है, 0.25 मीटर, ठीक है। और अब यदि मुझे लेंस की क्षमता प्राप्त करनी है तो लेंस क्षमता का जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर 1/f यानी कि 1/0.25। अगर मैं इसका दशमलव खत्म करता हूँ
सॉरी, अगर मैं सिर्फ इसका दशमलव खत्म करता हूँ तो मुझे ऊपर 2 जीरो मिल जाती है, 25 चौक 100, यानी कि मुझे 4 डायोप्टर लेंस की क्षमता प्राप्त हो जाती है, यानी कि उस लेंस की जो क्षमता आ रही है वो कितनी आ रही है, 4 डायोप्टर। हमसे 2 प्रश्न पूछे गए थे, हमने दोनों के उत्तर उपलब्ध करवा दिए हैं। हालांकि इसमें अब एक बात और भी बता देता हूँ, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ों को परिवर्तन करके हम और भी आसानी से उत्तर ला सकते हैं। कैसे? ये जो आपका 1/4 था, ये आपका अंतिम मान तो था ही नहीं, तो यदि आप 1/4 लेकर के आए थे तो आप इसको ऐसे ही रहने दे सकते हो, और इस 1/4 को 1 के बटे में यदि मैं लिखता हूँ, मैं ये रफ वर्क करके बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझना। यदि मुझे क्षमता चाहिए जिसका सूत्र 1/f होता है, और मेरे पास f का मान 1/4 ही है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो एक p बराबर 1/4, यदि 4 को पलटूंगा तो वो ऊपर आ जाएगा और मुझे 4 डायोप्टर डायरेक्ट मिल जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? तो एक बार दशमलव में लाना और फिर उस दशमलव को हटाना और हल करने की मेहनत आपकी बच जाएगी। तो आप चाहें तो इस प्रकार भी कर सकते हैं, आप चाहें तो मैंने जो मूल प्रकार समझाया उससे भी आप इसको हल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्नों में ये तीसरा अंतिम प्रश्न है। यदि मैं इसको समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे बस इतना कहा जा रहा है कि 2 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करो। चूंकि लेंस अवतल है इसलिए यह फोकस दूरी मुझे कैसी लेनी होगी, ऋणात्मक। पता है आप लोगों को अवतल का मतलब ऋणात्मक होता है, अवतल के हिसाब से हम फोकस दूरी को ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ पर हम फोकस दूरी को -2 लेते हैं। यदि मैं लेंस क्षमता के सूत्र की बात करूँ तो आप सभी लोग अब सीख गए होंगे, काफ़ी आसान सूत्र है, P बराबर 1/f। यहाँ पर मैं 1 के बटे में f का मान यानी कि -2 रखता हूँ। 1/2 आप जानते हैं 0.5 आता है, और चूंकि चिन्ह माइनस का लगा हुआ है इसलिए माइनस का 0.5 आ रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि जो लेंस की क्षमता आ रही है वो -0.5 डायोप्टर है। थोड़े समय पहले इसी वीडियो में मैंने आपको मेरे चश्मे का नंबर भी यही बताया था कि मेरे चश्मे का नंबर -0.5 डायोप्टर है। इसका अर्थ ये है कि मेरे चश्मे के लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 2 मीटर है। ये ध्यान रखना, आप उल्टा भी याद रखिए, यदि क्षमता पता हो तो फोकस दूरी निकालना भी आना चाहिए, सिर्फ अपने को परिवर्तित करना है उसकी जगह को परिवर्तित कर देंगे, हमको हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो कुछ अभ्यास प्रश्नों को हम इसी वीडियो में अभी शामिल कर लेते हैं। अगले जो हमारे प्रश्न है, मुख्य अभ्यास प्रश्न, हमारी जो प्रश्नावली है, वह जो प्रश्न है वे सारे के सारे शुरुआती प्रश्न वैकल्पिक प्रश्न हैं। हम उनको एक एक करके विवेचना कर लेते हैं, फिर जो हल करने वाले प्रश्न होंगे उनको हम अगले भाग में हल कर लेंगे। प्रथम जो प्रश्न है वह लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। स्वाभाविक रूप से जल का तो हम लेंस बना सकते हैं, क्योंकि वो इनमें से जो पारदर्शी नहीं है वह हमारा उत्तर होगा। तो मिट्टी पारदर्शी नहीं होती है तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी 3 ऑप्शन पारदर्शी हैं। अगर मैं दूसरे प्रश्न की बात करूं तो किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में सिर्फ छठी स्थिति में बनता है, ध्यान रखना। तब वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, छठी स्थिति में वस्तु कहाँ पर होती है, फोकस तथा ध्रुव के बीच में। तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। मैं यदि अगले प्रश्न की बात करूं, प्रश्न नंबर 3 की, तो किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब, समान साइज से आप इमेजिन कर लोगे यहाँ पर कि तीसरी स्थिति की बात की जा रही है। तो वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना पड़ेगा, तो हमें 2f1 पर रखना पड़ेगा। कहाँ पर रखना पड़ेगा, 2f1 पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2f1 के लिए कि फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट होगा थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए। मैं बात कर लूँ प्रश्न नंबर 4 की, तो किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण है और एक गोलीय लेंस है, दोनों की फोकस दूरियां ऋणात्मक है। ध्यान दीजिएगा, अभी आज ही सीखा हमने ये काम कि दर्पण की लेंस, दर्पण या लेंस कौन से होंगे, उत्तल की अवतल, तो माइनस वाले कौन से होते हैं, अवतल। तो हमारा उत्तर होगा अवतल, दोनों अवतल, यानी कि जो ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ जाता हूं, किसी दर्पण, मैं प्रश्न नंबर 5 की बात कर रहा हूं, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। यह कौन सा दर्पण होगा, तो सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है उत्तल, और उसके साथ साथ समतल दर्पण भी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि या तो वह समतल हो सकता है या वह उत्तल हो सकता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो किसी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी, बड़ी पतली होती है, छोटे छोटे अक्षर लिखे होते हैं उसमें। अब डिक्शनरी के अक्षरों को बड़ा करके लिखते हैं, देखते हैं, तो हम कौन से ग्लास का उपयोग करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास का। मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस लगा होता है, तो अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास हो तो आप उसको ध्यान से देखना, बीच में से उभरा हुआ होता है। कौन सा लेंस बीच में से उभरा हुआ होता है,
तो उत्तल लेंस बीच में से उभरा हुआ होता है। तो हमसे पहले चीज़ तो ये पूछा जा रहा है कि आपका जो आप जिस लेंस का उपयोग करोगे उसके 4 ऑप्शन दे रखे, चारों की बात कर लेते हैं। पहला है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। भाई लेंस तो उत्तल ही रहेगा, पर क्या 50 सेंटीमीटर रहेगा, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसलिए बाकी के 3 ऑप्शन पढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर का अवतल लेंस, ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन, क्योंकि लेंस तो उत्तल ही रहेगा। तीसरा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, चलिए इसके बारे में विचार करेंगे। और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन बी और डी तो कतई नहीं हो सकते। अब ऑप्शन ए और सी के बीच में विचार कर लेते हैं। यदि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी हुई तो हम उस डिक्शनरी को क्या इतना दूर रखेंगे? क्या इतना दूर तो हम उसको रख नहीं सकते, तो निश्चित रूप से कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ता हूं मैं। ये जो प्रश्न नंबर 7वां है, इसका क्योंकि ये विवेचना करने वाला प्रश्न है इसलिए अभी हम इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कि निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। कार का अग्रदीप, कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो दर्पण अवतल दर्पण होता है। फिर किसी वाहन का पार्श्व या पीछे देखने वाला दर्पण उत्तल दर्पण होता है। फिर सौर भट्टी में अवतल दर्पण उपयोग में आता है, क्योंकि ये अंतिम उपयोग था अवतल दर्पण का सौर भट्टी के रूप में। और अपने उत्तर की कारण सहित पुष्टि कीजिए। मैंने जब इनके उपयोग बताए थे इन दर्पणों के, तो मैंने आपको कारणों को अच्छे से बता दिया था, आप पिछली वीडियो में जाकर के उनको देख सकते हैं। इसके बाद वाले समस्त प्रश्नों को और 7वें प्रश्नों को अब अपन अगले भाग में उनकी विवेचना करेंगे। तब तक के लिए आप इतनी चीज़ों की प्रैक्टिस कर लें। कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर बता सकते हैं। थैंक यू बच्चों।